हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का हम लोग चैप्टर नंबर 7 अपना स्टार्ट कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स ECBC। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से आपको दो से तीन ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारा पॉइंट में ही डिस्कस किया है। ये मैंने जो वीडियो बनाई है सारा पॉइंट में डिस्कस किया है, तो आप सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा और आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे। चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बॉयलर्स के ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं और आगे हम ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है ECBC यानी कि ऊर्जा संरक्षण भवन कोड। तो सबसे पहले यार सवाल होता है कि ECBC क्या है। तो ECBC बिजली मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मई 2007 में भवन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाली संस्था है। तो ECBC क्या हो गई, हमारे पास एक ऐसी संस्था हो गई जो बिजली मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मई 2007 में। अब देखिए इसमें से जो ये है वर्ड मई 2007, ये ऑब्जेक्टिव है आपका। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था ये? मई 2007 में। ठीक है, मई 2007 में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाली। कहने का मतलब होता है जो ECBC है बेसिकली, मतलब जो हमारी बिल्डिंग्स हैं अलग अलग टाइप की, जैसे हॉस्पिटल हो गए, न्यू बिल्डिंग्स हो गई, हमारी कमर्शियल बिल्डिंग हो गई, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई, तो इसमें हम किस तरीके से अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इन भवन कोड का क्या करते हैं, निर्माण किया गया, ECBC का निर्माण करा गया। ठीक है, कि किस तरीके से हम एनर्जी का कम से कम कंजप्शन करें। और अगर हम किसी भी एनर्जी का कम से कम कंजप्शन करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारे जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, उसमें कोई प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह नहीं होंगे, इस तरीके से प्रॉब्लम्स हमारी नहीं आएंगी। तो पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसकी डेट के ऊपर कि ECBC बिजली मंत्रालय सरकार द्वारा मई 2007 में भवन की दक्षता को बढ़ावा देने वाली संस्था है। ठीक है, दूसरा है स्टूडेंट्स ECBC एक विशेष समिति द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ECBC कैसे करा गया है, एक विशेष समिति द्वारा विकसित किया गया है, जिससे भारत की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE जो आप लोग जानते हैं, ठीक है, ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट के समर्थन और मार्गदर्शन से स्थापित किया गया है। तो ये किसकी वजह से स्थापित किया गया है? तो USAID। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ECBC BWD। तो इन सारी संस्थानों को, और भी आर्किटेक्ट हो गए और भी हमारे पास जो सरकारी संस्थान होगा, उनसे शिक्षण संस्थानों से मिलकर क्या करते हैं, ECBC को पूरा डिज़ाइन बनाया गया है। ठीक है, किस लिए बनाया गया है? बेसिकली मिनिमम से मिनिमम एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, अपनी न्यू बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स जो भी हमारे पास, हम बिल्डिंग्स को अपने बनाएंगे। अब स्टूडेंट अगला पॉइंट है, ECBC निम्न के लिए डिज़ाइन मानदंड प्रदान करता है। अभी क्या करता है, कुछ चीज़ों के लिए हमारे मानदंड को प्रदान करता है। तो भवन का निर्माण, जिससे दीवारों, छतों और खिड़कियों के लिए ऊष्मा प्रदर्शन होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, विद्युत तंत्र होना चाहिए, HVAC तंत्र जिसमें ऊष्मा प्रदर्शन, कूलिंग तथा वायु का वितरण प्रणाली के होने के। कहने का मतलब है ये जो हमारे पास मानदंड प्रदान करता है कि ECBC के अकॉर्डिंग कि हमारे पास इस तरीके से दीवारें, छतें, खिड़कियों के लिए ऊष्मा प्रदर्शन होना चाहिए। प्रकाश की मतलब जो हमारे पास लाइट आनी चाहिए वो नेचुरल लाइट ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल लाइट आएगी तो हम कम से कम क्या करेंगे, अपनी लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कम यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे की वजह से क्या अच्छी एयर जो सर्कुलेट हो सके, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, AC वगैरह का कम यूज़ करेंगे। अच्छा कूलिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब एयर वेंटिलेशन रहेगा तो सिर्फ आपका घर ठंडा रहेगा। ठीक है, प्रॉपर आपकी क्या होनी चाहिए, प्रकाश आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से अपनी बिल्डिंग को डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, अब ECBC के माध्यम से इमारतों के निर्माण में लगभग 40 से 60% तक ऊर्जा का उपयोग होता है, कम ऊर्जा का उपयोग होता है। तो अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, आपका बन सकता है कितना, 40 से 60% तक कम ऊर्जा का उपयोग होता है ECBC। यानी कि अगर ECBC के अकॉर्डिंग हम लोग अपने भवन को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे भवन में जो एनर्जी का कंजप्शन होगा वो 40 से 60% तक कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, एक हमारा डेट से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये USAID से हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, और ये क्या क्या प्रोवाइड करता है मापदंड में, जैसे कि विद्युत तंत्र को, प्रकाश व्यवस्था, नेचुरल वेंटिलेशन, इन सारी चीज़ों को ध्यान में देना पड़ेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, एक ऊर्जा कुशल भवन रखरखाव व उपयोगिता लागत को कम करता है। अगर एक ऊर्जा कुशल भवन आप लोगों ने बनाया है, रखरखाव व उपयोगिता लागत को कम करेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप क्या करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन भवन का निर्माण करेंगे, लेकिन कई इमारतों में स्थापित सुधार करता है, शोर कम करता है, आराम बढ़ाता है और एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाता है। तो कहने का मतलब है कि हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, अगर हम क्या करेंगे, अपने जो भवन है उसको एक
अच्छी तरीके से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ECVC डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ऊर्जा की खपत को कम करेगा, जाहिर सी बात है एनर्जी का जो कंजप्शन होगा वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉपर आपके घर में क्या आएगी, लाइट आएगी या प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी का कंजप्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार ECVC के द्वारा भवन को ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया के लागू किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग अपना पॉइंट देखते हैं कि ECVC ना न्यू बिल्डिंग। ठीक है, अगर यहाँ से आपके कोई, यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव काफ़ी बन सकते हैं। ये जो 10 पॉइंट मैंने लिखा है इसके, इस टॉपिक के, इससे काफ़ी ज़्यादा आपके पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग कि ECVC एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा भवन निर्माण में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ गुण निम्न हैं, जैसे नंबर 1, एक ऊर्जा कुशल भवन का साइट का चयन करना। पहला पॉइंट है ये, देखिए ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो पहला है एक ऊर्जा कुशल भवन की साइट का चयन करना, यानी कि ऊर्जा कुशल भवन की साइट का चयन करना है। क्या मतलब है, भवन के लिए जो भी आप क्या कहते हैं अपना घर बना रहे हैं, या जो भी आप लोग क्या कहते हैं बिल्डिंग को अपने बना रहे हैं, स्थान चयन करना। ठीक है, स्थान का चयन करना, इस प्रकार से अपने स्थान का चयन करना चाहिए हमें कि वहाँ पर क्या कहते हैं कुछ बुनियादी सुविधाएं जो पास हों। जो बुनियादी सुविधाएं कैसी हो सकती हैं, जैसे परिवहन सुविधा हो गई, हमारी बिजली सुविधा हो गई, ठीक है, हमारी पानी की सुविधा हो गई। तो ये सारी इत्यादि सुविधा क्या होनी चाहिए, वहाँ पर ईजिली क्या कहते हैं अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट्स है भवन की रूपरेखा। तो भवन की रूपरेखा से क्या है, एक ऊर्जा कुशल भवन का नमूना या रचना टिकाऊ होना चाहिए। यानी कि जो ऊर्जा कुशल भवन अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका जो नमूना या रचना होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। एक स्थायी योजना का उद्देश्य भूमि, जल, ऊर्जा और कच्चे माल जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी को कम करना है। अगर हम ऐसा बनाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो भूमि होगा, जल होगा, ऊर्जा होगा, कच्चे माल की खपत कम होगी। एक भवन में ऊर्जा के उपयोग का अनुमान लगाने के लिए एक ऊर्जा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग एक प्रभावी तरीका है। तो भवन की रूपरेखा का मतलब यही है कि किस तरीके से हम अपने भवन को डिज़ाइन स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक अपना किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने भवन को बनाने के लिए, जिससे वो क्या कर सके, हमारे एनर्जी को कंजप्शन बता सके। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर वगैरह का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर और ऑब्जेक्टिव आता है तो आप लोग बनेगी भवन की रूपरेखा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुशल भवन की दीवार का अभिकल्पन, यानी कि डिज़ाइन। तो कंक्रीट द्वारा बने भवन की बाहरी आवरण नमी अवरोधक होनी चाहिए। ठीक है, जो कंक्रीट, अब हमारा घर किससे बनते हैं स्टूडेंट्स, कंक्रीट बेसिकली बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, भवन के चारों ओर इंसुलेशन के साथ सतत परत एक ऊर्जा कुशल इमारत के लिए आवश्यक होनी चाहिए। चारों ओर इंसुलेशन की एक सतत परत होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए। लकड़ी से बने दीवारों पर कील की बजाय स्टड का प्रयोग करके, तो ये कुछ हमारे पास क्या होगा, इसके पास कुछ पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स। तो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, हमें क्या ये पॉइंट्स हैं, इनको ही याद रखना है जो मैंने दे रखे हैं। कुशल भवन की दीवार का विकल्पन, तो यही आपसे आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कुशल भवन की दीवार का विकल्पन, यानी कि जो आप दीवार वगैरह बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, उसको अच्छी तरीके से कंक्रीट की बनी होनी चाहिए। ठीक है, चारों ओर इंसुलेशन की सतत परत होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए। इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चौथा, नवीकरण और नए निर्माण में ऊर्जा कुशल। ठीक है, नवीकरण और नए निर्माण यानी कि नए घरों के निर्माण के छत के लिए जो भी हमारे पास नए निर्माण अगर उसकी हम छत बना रहे हैं, ठीक है, तो घर में गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें परिवर्तित हो जाएं, तो इस तरीके से हमें बनाना चाहिए कि अगर सूर्य की किरणें आ रही हैं गर्मी में तो वो क्या हो जाए, वो परिवर्तित हो जाए। तो यानी कि उस पर अगर हम लोग वाइट पेंट वगैरह कर देंगे तो वो कम एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड ज़्यादा कर देगा। तो यही सारा होना चाहिए। ठीक है, घरों की छत का ढलान बना होना चाहिए, मतलब घरों की छत का इस तरीके से ढलान बना होना चाहिए कि पानी वहाँ जमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे बिजली के उपकरण को नुकसान ना पहुँचे। ठंडे शहरों में अगर मान लो ठंडे शहरों की छत है तो वहाँ को ब्लैक कोटिंग करके रखनी चाहिए, ब्लैक कलर की, जिससे सूर्य की रोशनी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, अवशोषित हो सके। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारे नए निर्माण में ऊर्जा कुशलता होते हैं। उसके बाद क्या है, प्रभावशाली भवन की ऊर्जा कोच की व्यवस्था करना, ये भी हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, ये भी हमारा एक पॉइंट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, मतलब ऐसी खिड़कियाँ घरों में लगाई जिससे बाहर का प्रकाश आसानी से अंदर आ सके। इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐसी खिड़कियाँ हमें लगानी चाहिए कि जिससे बाहर का प्रकाश क्या हो सके, अंदर आ सके। सर्दियों के मौसम में धूप, अगर मान लो कि सर्दियों का मौसम है तो उसमें क्या करते हैं, धूप जो होती है पर्याप्त मात्रा में घर के अंदर आ सके। ठीक है,
और क्या कहते हैं, ऊर्जा कुशल रोशनदान लगाना चाहिए, ठीक है, जिससे कमरे में वेंटिलेशन हो सके, क्योंकि इन सारी सुविधा से क्या होगा, कहीं ना कहीं हम एनर्जी का कंजप्शन करेंगे। अगर देखिए लाइट आएगी तो हम कम लाइट का यूज़ करेंगे, सर्दियों में अगर मौसम धूप आएगी तो हम कम से कम क्या करेंगे, अपने हीटिंग डिवाइसेस को कम चलाएंगे, ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वेंटिलेशन होगा तो उससे कहीं ना कहीं हमारा एयर सर्कुलेशन ठीक होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा ऊर्जा कुशल भवन में वायु संचार। तो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, जिसके लिए एग्जिट फैन वगैरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये विद्युत पंखे के साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो ये सारे पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं इसमें। दूसरा है ऊर्जा कुशल भवन में ताप और शीतल प्रणाली, यानी कि HVAC जो सिस्टम होता है उसकी आवश्यकता को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि HVAC सिस्टम क्या करता है हमारा स्टूडेंट्स, HVAC सिस्टम हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन, जो पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया था, ऊर्जा कुशल भवन के लिए HVAC की आवश्यकता होती है। तो HVAC अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि HVAC से हमारे पास ECBC कोड में होना चाहिए, तो हाँ HVAC हमारे ECBC कोड में होना चाहिए, क्योंकि HVAC सिस्टम से क्या होता है, कार्य क्षमता 30% तक ठीक बचत किया जा सकता है, यानी कि 30% तक क्या कर सकते हैं हम इससे HVAC सिस्टम से क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, ठीक है। एक ऊर्जा कुशल ओडिंग वायु संचार वातानुकूलन के लिए HVAC सिस्टम हमारा चाहिए होता है, ठीक है। हीटिंग के लिए हमारा H फॉर हीटिंग होते हैं हमारे, ठीक है, VA फॉर वेंटिलेशन होता है, AC फॉर हमारा एयर कंडीशनिंग यानी कि वातानुकूलन होता है, तो इसकी प्रबंध भी हमारा होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, अपना ध्यान करना चाहिए। उसके बाद है ऊर्जा कुशल प्रकाश, ठीक है। ऊर्जा कुशल प्रकाश यानी कि भवन में टंगस्टन बल्ब, LED वगैरह का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि 50% तक उसकी बचत कम हो सके। तो ये पॉइंट आपका बन सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, ऊर्जा कुशल प्रकाश का यूज़ करना, जिससे 50% तक हम लाइट का LED बल्ब वगैरह हम यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम बचा सकते हैं हमारे पास। दूसरा क्या है हमारे पास, उच्च क्षमता वाले जलतापक, यानी कि हमें क्या कहते हैं, उच्च क्षमता वाले स्टोरेज टैंक का, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, स्टोरेज टैंक का इस्तेमाल करना चाहिए, स्टोरेज टैंक को स्थापित करना चाहिए। अब इससे क्या होगा, हमारे पास कम से कम क्या होता है 50% तक की क्या कहते हैं ऊर्जा की बचत हमारी हो सकती है। तो हमें LED लाइट्स का यूज़ करना चाहिए, हमें स्टोरेज टैंक का यूज़ करना चाहिए, हमें HVAC का यूज़ करना चाहिए, हमें इस तरीके की छत और दीवारें बनानी चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी लाइट आ सके, वेंटिलेशन। तो यही सारे क्या होंगे, नई बिल्डिंग कोड्स के अंदर होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस मतलब ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके उसके बाद ऊर्जा प्रभावी उपकरण। तो ऊर्जा प्रभावी उपकरण जैसे कि उच्च रेटिंग वाले रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करना चाहिए। मैंने आप लोगों को रेटिंग स्टार बताया था एक बार, ठीक है, कि जिसकी 5 स्टार रेटिंग होती है, 3 स्टार रेटिंग होती है, तो उसका क्या मतलब होता है। 5 स्टार रेटिंग है तो हमारा अप्लाइंसेस क्या बहुत अच्छी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, ठीक है, कम से कम एनर्जी का क्या करेगा, यूज़ करेगा। तो उच्च रेटिंग के रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। कितनी % होती है, परसेंटेज मायने रखती है, 15% बचत होती है, ठीक है। 15% तक लगभग आपकी क्या होती है, बचत होती है ऊर्जा प्रभावी उपकरण से, ठीक है। और हमारे पास जो जल प्रभावी उपकरण होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं 50% तक अपनी बचत को कर सकते हैं, ठीक है। और जो LED बल्ब वगैरह होते हैं उससे भी हम लोग कितनी ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, 50% तक हम कर सकते हैं, ठीक है। HVAC से हम लोग कितना कर सकते हैं, 30% तक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, HVAC से 30% तक, जल तापक से 50% तक, LED से 50% तक, ऊर्जा प्रभावी उपकरण से 15% तक हम अपनी क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को कंजप्शन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो थैंक यू। और मैं इसके ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा, ऑब्जेक्टिव में सारे की सभी चैप्टर्स के अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू।